चलो आज अपन रजिस्ट्रेशन एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का है, ठीक है। पहले अपन इसको देख लेते हैं इसमें कंटेंट कितना है। तो 93 इसमें सेक्शन है और जो लास्ट के दो सेक्शन हैं 92 और 93 वो रिपील है और एक इसमें शेड्यूल एक अनुसूची दी गई है। इतनी सी बात। अब थोड़ा सा अपन बेसिक इसमें ले लेते हैं। ये कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट ये चीज़ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन, कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन किस किस चीज़ का होना चाहिए तो थोड़ा सोच कर देखें। जैसे हम सेक्शन 10 में चले जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उसके सेकंड पैरा में ये बोला गया है कि जिस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड किया गया है कि इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सिंपल सी बात, बहुत ज़्यादा हमें डीपली, मतलब बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आपके सामने एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ, जैसे अपन जजमेंट करते हैं आजकल, तो उसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि साहब ये जो डॉक्यूमेंट था इन्हें रजिस्टर्ड नहीं कराया। अरे रजिस्टर्ड तो हम तब कराएंगे ना जब रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे बिल आती है, वसीयत आती है, वसीयत चाहे तो आप रजिस्टर्ड करा लें या ना कराएं। दूसरी, हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन, एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिक्वायरमेंट बता दी, टीपी के सेक्शन 4 में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उन्होंने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा। दूसरी बात है, अगर आपको बहुत ज़्यादा देखना है, ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन के से रिलेटेड बताए गए वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताए गए हैं। हमारे पास 6 प्रकार के ट्रांसफ़र बताए गए हैं। उसमें 6 प्रकार के ट्रांसफ़र में से विक्रय में कब रजिस्ट्रेशन होगा, लीज कब रजिस्टर्ड होगी, मॉर्गेज कब रजिस्टर्ड होगा, है ना, गिफ्ट कब रजिस्टर्ड होगी, ये सब आपको पता है। एक 100 रुपये की कंडीशन आ जाती है मॉर्गेज में, 100 रुपये उससे अधिक की संपत्ति का, विक्रय में, है ना, सेल, मॉर्गेज। और लीज़ में अगर अपन बात करते हैं तो ईयरली जो लीज़ होती है उसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। गिफ्ट की अब हम बात करते हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट होता है उसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। ये अलग बात है कि ये दोनों बात हम इस एक्ट के, रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 और 18 में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल रजिस्ट्रेशन किन डॉक्यूमेंट का होगा हमें इसमें ये पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन कौन करेगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें इसमें देखने हैं। बहुत डीपली इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। मेन जो रजिस्ट्रेशन होता है हमें देखना है, सेक्शन 17 में बताया है कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, कौन से ऑप्शनल रजिस्टर्ड होते हैं, ये 18 में बताया गया है। चलो अब अपन, चूँकि हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड करना है तो हमें ये जो मेंस में तो आता नहीं है, केवल ओटी पर अपने को फोकस करना है छत्तीसगढ़ के लिए। वहीं पर आता है, एमपी में तो आता नहीं, एडीजे में आता है एमपी में। तो हम केवल वन लाइन फैक्ट पर फोकस करेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ पर नहीं जाएंगे। ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकल रहा है, केवल इतनी सी बात है। तो पहले ऑब्जेक्टिव जो निकल रहा है वो हमारा कहाँ से निकल रहा है कि भाई कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं। चैप्टर भी देख लिया करें, छत्तीसगढ़ वालों का कोई भरोसा नहीं है वो क्या पूछ लें। तो इसमें 15 चैप्टर हैं, 93 सेक्शन है और एक शेड्यूल है। 93 में से 2 लास्ट के सेक्शन 92 और 93 रिपील हैं। हाँ, अब सेफ साइड ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही इसका ध्यान रखें छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली। आप ये भी कर लें, जैसे 90 सेक्शन 92 93 दिए गए हैं, ये कब रिपील्ड हुए या कोई सेक्शन जोड़ी गई तो कब जोड़ी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए आप जो भी माइनर एक्ट पढ़ें या मेजर एक्ट पढ़ें, इसमें रिपील सेक्शन और जोड़े गए सेक्शन कब उनको अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, कब अमेंडमेंट द्वारा हटाया गया, इस सब की एक अलग पेज पर आप लोग लिस्ट बना लें। क्योंकि जो अपन कहते हैं ना कि कठिन क्वेश्चन आ गया, टिपिकल पेपर आ गया, वो टिपिकल नहीं होता है, होता वही है, बस हम उसको ये समझकर छोड़ देते हैं कि हाँ ये तो हमें पढ़ना ही नहीं था। वो हमारे लिए चूंकि हमने पढ़ा नहीं है तो वो टिपिकल हो जाता है, लीक से हटके जिसको बोलते हैं। और टिपिकल कुछ नहीं होता, बेयर एक्ट ही होता है। तो चलें, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, एक्ट नंबर है इसका 16, ये सब याद रखना है हमें। 18 दिसंबर 1908 को इसको राष्ट्रपति की परमिशन मिली। फिर आ जाता है इसका प्रीएम्बल, दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अधिनियमों का समेकन और करने के लिए अधिनियम। तो स्पेशली कुछ नहीं, केवल मतलब इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं बनना है, दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को समेकन करने के लिए इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं बनना है, तो इसको इग्नोर मारें। फिर आ जाता है सेक्शन 1, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 इसका नाम है। जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होगा। क्योंकि अब फिर वही मानकर चलते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव फिर से ध्यान देना कि ये अब कब से लागू होगा, संपूर्ण भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर राज्य इसमें से हटा दें क्योंकि 31 दिसंबर
वो 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर लागू है। अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि अपन अक्सर चर्चा करते हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये संपूर्ण भारत पर कब से लागू है। 1908 से, जैसे 1 जनवरी 1908 होगी ना इसकी, हाँ, इन्फोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1909, ठीक है ना। तो ये कब से लागू है संपूर्ण भारत पर? ये एक्ट लागू हुआ था 1 जनवरी 1909 को, लेकिन संपूर्ण भारत पर कब से लागू होगा अगर इस तरीके का ओटी आता है तो 31 अक्टूबर 2019 से। तो इस पर ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है क्लॉज प्रोविजो आ जाता है इसका, परंतु राज्य सरकार किन्हीं जिलों या देश के किन्हीं भी भूभागों को इसके प्रवर्तन से अपवर्जित कर सकेगी। तो राज्य सरकार कह सकती है कि भाई इन जिलों पर या देश के इस भूभाग पर इस एक्ट का प्रभाव नहीं होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है। वैसे भी ये जो एक्ट हैं स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने उसमें रूल रेगुलेशन में चेंज कर सकती है, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन क्लॉज हमें सेक्शन 2 में दिए गए डेफिनेशन क्लॉज, तो कुछ डेफिनेशन क्लॉज हम पढ़ेंगे, बाकी हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला है डेफिनेशन अभिवर्णन। अभिवर्णन से मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के नाम से कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किया जाना है उस व्यक्ति की पूरी डिटेल, सामान्य भाषा में कहें तो उस व्यक्ति की डिटेल में हमें उसको क्या चाहिए, ये जो डेफिनेशन दी गई है किसी व्यक्ति के संबंध में दी गई है कि ये व्यक्ति कौन है, तो उसमें क्या क्या डिटेल होनी चाहिए। व्यक्ति का निवास स्थान, नाम तो हो गई होगा, वृत्ति, व्यापार, पंक्ति, उपाधि यदि कोई हो, और यदि वह भारतीय है तो उसके पिता का नाम, है ना, या जहाँ की वह प्रायिक रूप से अपनी माता के पुत्र के रूप में वर्णित है वहाँ उसकी माता का नाम, अगर इंडियन है तो उसके पिता का नाम। नॉर्मली ये कंडीशन है कि एक इंडियन व्यक्ति है तो उसके नाम के लिए, जैसे अपन ये तो नहीं कहते कि मतलब किसका, मतलब माता का नाम तो हम लोग लेते नहीं, हमेशा यही कहते हैं कि किसका पुत्र है तो पिता के रूप में हम लोग कहते हैं सन ऑफ ये, सन ऑफ वो, माता का नाम नहीं लेते। हाँ, लेकिन यदि कोई कंडीशन ऐसी आती है जिसमें ये कहते हैं कि साहब केवल माता का नाम ही वर्णित करना है, कई कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, जैसे अवैध संबंधों से उत्पन्न संतान हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो इस तरीके से अगर केवल माता के नाम से जाना जाता है तो उसकी माता का नाम वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो नाम, निवास, पता, अगर कोई पद है, कोई पंक्ति है ना, कोई स्टेटस उसका स्पेशल है, तो उस सब कुछ उसमें वर्णित होगा, क्योंकि ये सारी डिटेल करने के बाद जिस व्यक्ति के नाम कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किया जाना है तो उसकी पूरी डिटेल हमें होनी चाहिए, ठीक है। पुस्तक को छोड़ दें, पुस्तक में पंक्ति, बेसिकली पुस्तक की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से कह रहे हैं, पुस्तक में ना केवल पुस्तक आती है, उसके पेज और पेज में लिखी हुई कोई भी एक पैरा भी उसमें पुस्तक माना जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है, तो इसको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। जिला और उपजिला, क्रम से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए जिला और उपजिला अभिप्रेत हैं। एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट आगे क्या करेगी, आगे सेक्शनों में, कि पूरी स्टेट को जिले और उपजिले में डिवाइड करेगी। जिले, वैसे तो हमारे पास जितने ज़िले हैं आज एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा, यहाँ पर इस ज़िले से मतलब वैसे तो नॉर्मली वही 52 डिस्ट्रिक्ट माने जाएंगे, लेकिन फिर भी इनका ये कहना है कि सुविधा के अनुसार हम किसी ज़िले को कि भाई रजिस्ट्रीकरण, अब पूरे मध्य ग्वालियर का जो है या कोई बड़ी ज़िला है तो उसमें ज़रूरी नहीं है एक ही ऑफिस उसको कवर कर ले, तो उसको हम ज़िले और उप ज़िलों में बांट देंगे। एक ही रजिस्ट्रार, यहाँ से इसका मतलब है एक रजिस्ट्रार काम नहीं करेगा, हम ये बता देंगे हजीरा क्षेत्र के लिए, ग्वालियर क्षेत्र के लिए, लश्कर क्षेत्र के लिए, मोरार क्षेत्र के लिए ये उप जिले विभाजित हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हजीरे वाले यानी ग्वालियर वाले ग्वालियर के जो रजिस्ट्रार है उसके यहाँ चले जाएंगे, क्षेत्र वाइज उप जिलों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, काम की सुविधा। यानी कि इनका मतलब है हम रजिस्ट्रार के साथ में सब रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करेंगे, जो हमारी रजिस्ट्री वगैरह होती है वो सब रजिस्ट्रार करते हैं बेसिकली, क्यों, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से हर जगह एक सब रजिस्ट्रार डिसाइड कर दिया जाता है, तो उसके जो सब रजिस्ट्रार का क्षेत्र होता है हम उसको उप जिला बोलते हैं। तो उसको जिले, किसी भी स्टेट को जिले और उप जिलों में सुविधा के हिसाब से विभाजित कर दिया जाएगा, और ये सब काम कौन करेगा, आगे सेक्शनों में हम पढ़ेंगे, ये काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट। जिला न्यायालय, तो इसमें लाइन याद कर लें, ऑब्जेक्टिव, आरंभिक सिविल अधिकारिता में काम करता हुआ उच्च न्यायालय आता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान दें, यहाँ हाई कोर्ट शब्द का उपयोग किया गया है। जिला न्यायालय से ऑलमोस्ट हम क्या समझते हैं कि आरंभिक अधिकारिता का, सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला जिला न्यायालय आता है, तो वो नहीं, यहाँ पर इन्होंने हाई कोर्ट को कवर किया है। अब ये दो सेक्शन हैं 4A 4B, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक से रिलेटेड है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो चलो फिर भी आप लोग देख लें इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, 2000 में IT एक्ट आ गया,
है ना। अब हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती हैं। जब आप वहाँ पर साइन करने जाएंगे तो आपको एक बढ़िया मोटा सा पेन दिया जाएगा, ठीक है, और वो जो पेन क्या लिखता है वो आपको दिखाई नहीं देगा। आप कोरे कागज़ पे उस पर हस्ताक्षर करेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, वो आपको नीचे दिखाई नहीं देंगे पेज से। वो डायरेक्ट वो जो पेज है वो कंप्यूटर, वो पेन है कंप्यूटर से कनेक्ट होगा और वो मेंशन कर लेगा कि आपने क्या लिखा था। तो ये IT एक्ट के तहत चलते हैं। तो MP के लिए कर लें, अगर कभी कोई ऐसा एग्जाम 4A 4B में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह। पृष्ठांकन को छोड़ दें। स्थावर संपत्ति, अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं और उसमें आप जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया उसकी अच्छी डेफिनेशन आपको लेनी है, तो वो स्थावर संपत्ति की डेफिनेशन इस एक्ट से अच्छी कहीं नहीं दी गई। इस एक्ट में लास्ट में ये तक कह दिया गया किंतु खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास नहीं आती, जो कि स्थावर संपत्ति की डेफिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है। एक्चुअल में ये डेफिनेशन बेसिकली ये बता रही है ऐसी कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो रजिस्टर्ड की जानी चाहिए, जिनके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। उन्होंने हर एक चीज़ का नाम लिया है कि भाई अगर ये राइट आपके पास है, जैसे हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाते हैं तो स्थावर संपत्ति की डेफिनेशन ये होती है प्रॉपर्टी, इधर देखें सब, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए राइट। एक प्रॉपर्टी में आपको कौन से राइट मिलते हैं ये दो फेस में, दो कॉन्सेप्ट में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। है ना, जो मूव नहीं की जा सकती उसके लिए सेक्शन 8 को भी मिला देंगे हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ना केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी से जितनी भी आपको राइट मिलते हैं, जैसे तालाब से मछली पकड़ने का अधिकार, तो ये भी आपको अगर आपको दिया है तो आप नो डाउट उसको रजिस्टर्ड कराएंगे अगर वो 100 रुपये से अधिक की संपत्ति है, इस तरीके से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिफाइन किया है। यहाँ पर बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी को इस सेंस में डिफाइन किया गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिन संपत्तियों को या जिन अधिकारों को आपको रजिस्टर्ड कराना ही होगा, ठीक है ना, और जिनको नहीं कराना है उसके लिए उन्होंने लास्ट में कह दिया कि इसके अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास नहीं आती हैं, क्योंकि इनको आपको रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ना ही ये कटने के बाद या निकलने के बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पर यूज़ की जाए, तो ना ही इस अधिकार को रजिस्टर्ड कराने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। तो बाकी अपन नाम देख लेते हैं, ये कॉमन सेंस की बात ही आपको समझ में अब अपन पढ़ लेते हैं इस डेफिनेशन को। ये कहते हैं भूमि, इसके अंतर्गत आती है भूमि, तो ये तो है ही भूमि और भूमि से जुड़े हुए लाभ, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया भूमि और निर्माण, ये हो गए क्या, भूमि और निर्माण यानी कि संपत्ति हो गई। अब हम लाभों की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे अब लाभ हैं। कौन सा है, आनुवांशिक भत्ते, मार्ग या प्रकाश के अधिकार, पारघाट के, मीन क्षेत्र यानी मछली पकड़ना के अधिकार, या भूमि से उद्भूत होने वाली कोई भी अन्य फायदे, है ना, भूबद्ध या भूबद्ध वस्तुएं, भूबद्ध किसी भी वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुई वस्तुएं आती हैं। तो बात समझ गए आप, भूमि से जुड़े हुए लाभ। और जो डेफिनेशन क्लॉज में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दो डेफिनेशन हमें स्पेशली दी गई हैं, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की और एक अटैच्ड यानी भूबद्ध। तो इन दोनों को मिलाकर जो कुछ भी आता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो रजिस्टर्ड कराने लायक है, केवल उन चीज़ों का नाम इन्होंने इसमें दिया है। अब सेक्शन 17 में हम ये देखेंगे कि अगर उसकी कीमत 100 रुपये या उससे अधिक की है तो हम उसको रजिस्टर्ड कराएंगे, यदि उसकी वैल्यू 100 रुपये या उससे कम है तो उसको हम रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, जैसा हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखा है। उन चीज़ों को रजिस्टर, या इसके अलावा फिर वही कॉन्सेप्ट लागू होता है, अगर इसके संबंध में एक्ट कहता है कि नहीं इस राइट को आपको रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा, तो फिर उसकी कितनी भी कीमत हो आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, है ना। जैसे अमूर्त अधिकार विक्रय के या बंधक, साधारण बंधक आपको हर कंडीशन में रजिस्टर्ड कराना है तो कराना है। बाकी 17 में स्पेशली उन्होंने दे रखा है। तो इस सेंस को ध्यान में रखते हुए तो समझ में आ गया स्थावर संपत्ति क्या है। अगर ना समझ में आए तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उस पर ध्यान दे लेना। इसके साथ में हमें पढ़ लेनी चाहिए क्लॉज 9 पर मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास आ जाएंगी, और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग शब्द दिए हैं जो खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास आती हैं। पेड़ों के फल, ये भी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है।
पेड़ों के रस, जैसे हमने एक्साइज एक्ट किया था, ताड़ के वृक्ष से निकलने वाला रस है ना, गोंद का पेड़ है तो उससे गोंद निकलेगी, और गुड़ का पेड़ है, वो जो गुड़ बनाया जाता था, जैसे हमने कौन सी मूवी में देखा था, अमिताभ बच्चन की सौदागर में, ताड़ के पेड़ से वो गुड़ बनाता था उसके रस से। तो ये सब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टियां हैं। और स्थावर संपत्ति के सिवाय हर अन्य प्रकार की संपत्ति आती है। तो एक तो इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बता दी कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। एक्चुअल में उन्होंने यहाँ पर ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको भी जो डेफिनेशन दी है वो इस बात को ध्यान, ये तो आपको पता है मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है ना, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं भी मूवेबल हूँ, तुम भी मूवेबल हो। लेकिन इन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ पर जो डिफाइन किया है वो उस बात को ध्यान में रखते हुए किया है जिनको आप इमूवेबल समझ सकते हो। जैसे आपने कहा पेड़ों में लगे हुए फल, तो आपको तो इमूवेबल प्रॉपर्टी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात यह है कि फल आप ऐसे पेड़ पे चढ़ के जाओगे, मुंह लगा के खाओगे तो नहीं, तोड़ के ही खाओगे। रस है ना, पेड़ से मुंह लगा के रस तो नहीं चूसोगे, रस निकालोगे। तो जब आप उसको यूज़ करने के लिए लोगे तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पे लोगे, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पे। तो इन्होंने जो 3-4 इसमें नाम लिए हैं, ये सारे वो हैं जो दिखने से इमूवेबल प्रॉपर्टी लगते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम इनका यूज़ करेंगे तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाए। इसके बाद उन्होंने कह दी बाकी सारी चीज़ें जो तुम्हें, जैसे मैं, ये चश्मा, ये किताब, ये पेन, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये तो दिख रही है ना तुम्हें मूवेबल है। तो इस बात को ध्यान में रखते, तो दोनों डेफिनेशनों को ध्यान में रखें कि दोनों डेफिनेशनों का सेंस क्या है, किस सेंस में वो दी गई हैं। चलें फिर आता है भारत। तो भारत से जम्मू कश्मीर राज्य का अपवर्जन करके भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। अब मेरे पास ये अमेंडेड एक्ट नहीं है, ये एक्ट कब का है, इसमें अपन ये देख लेंगे कि ये भी चेंज हो गया है या नहीं। नया एक्ट है किसी के पास? हाँ, तो यही लिखा है, तो अपन ये मान लें 31 अक्टूबर 2019 से ये लाइन चेंज हो जानी चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है। लीज के अंतर्गत आते हैं प्रतिलेख, कबूलियत, कृषि या उपभोग करने के वचन और पट्टे पर देने के करार आते हैं। अब लीज से तो आपको एक ही चीज समझ में आती है, लीज यानी कि किसी अधिकार का दिया जाना। अब आप कहें लीज तो हमें दी नहीं गई है, लेकिन चूंकि हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जमीन के डॉक्यूमेंट का होता है। तो यहाँ पर ये जितने भी ये राइट दिए जाते हैं उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप लास्ट में जैसे लिखा है पट्टे पर देने का करार, तो करार है यदि वो जैसे अपन सेक्शन 107 चले जाते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो कैसे किया जाता है वो करार? अगर ईयरली है तो अपन कैसे करेंगे उसको? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से। तो बेसिकली यहाँ पर लीज का मतलब ये नहीं कि हमने किसी को, लीज से तो हम ये कहेंगे लीज यानी कि संपत्ति के उपभोग का अधिकार नहीं, उपभोग के अधिकार के लिए जो डॉक्यूमेंट साइन किए जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं, अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो वो लीज हैं। जैसे उन्होंने कहा अगर ईयरली पट्टा है, ईयरली किराएदारी है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट साइन किया जाएगा वो लीज है। अगर आप कृषि करने का राइट देते हैं, एग्रीकल्चर का राइट देते हैं, तो वो भी लीज है। MPLRC में हमने पढ़ा भी है कि आप लीज पर दे देते हैं। लीज कौन से सेक्शन है MPLRC? 168 MPLRC। तो उसमें टर्म कंडीशंस बताएं कि लीज कैसे दी जाएगी, है ना। खेती करने का अधिकार याद अभी आप किसी भी तरीके से दे देते हो तो वो भी लीज है। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, यहाँ पर लीज की डेफिनेशन जो दी गई, लीज को डिफाइन नहीं किया गया। लीज के लिए किसी भी तरीके से यदि आप अपनी संपत्ति पर किसी व्यक्ति को उसको राइट टू एंजॉय दे रहे हैं, उपभोग करने का अधिकार दे रहे हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट साइन किया जा रहा है, उस चूंकि ये एक्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है ना कि किसी अधिकार के अंतराल से, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम लिया गया। तो इस तरीके के अधिकार के दिए जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा वो डॉक्यूमेंट लीज है। अब आप ये देख लें उसके क्या क्या नाम है, प्रतिलेख है, कबूलियत है, कृषि या उपभोग के अधिकार का वचन है, पट्टे पर देने का करार है। ठीक है ना। इस तरीके से आप भूमि को किराए पर दे सकते हैं, राइट टू एंजॉय ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड लीज। 8 अप्राप्तव्य से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वविधि के अनुसार जिसके वैधाधीन है प्राप्तव्य नहीं हुआ है। अब उसकी जो भी स्वविधि है, पर्सनल लॉ, उसके अनुसार वो प्राप्तव्य नहीं हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि वो संरक्षक एवं प्रतिपाल अधिनियम के तहत, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम 2 बात करते हैं, कौन से एक्ट की बात करते हैं, है ना, गार्जियनशिप एक्ट और माइनॉरिटी एक्ट।
तो इन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा आप अपनी लोकल जो भी सुई विधि है आपकी उसके अनुसार यदि आप इस काम के लिए कोई ट्रांसफ़र करने के लिए प्राप्त व्यय हैं तो आप प्राप्त व्यय हैं। तो इसलिए हमें वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है दोनों एक्ट का, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि पर्सनल लॉ हो सकता है आपके पर्सनल लॉ में किसी जगह पर कोई एज लिखी हो प्राप्त व्यय होने के लिए और किसी जगह पर कोई एज लिखी हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रतिनिधि के अंतर्गत क्या आता है, अप्राप्त व्यय का संरक्षक और पागल या जड़ का सुपुर्ददार या अन्य विधिक प्रबंधक आते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखें कि यहाँ पे अन्य, ये अप्राप्त व्यय शब्द है, वैसे तो हम ये कह सकते हैं अप्राप्त व्यय पागल का संरक्षक, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों अलग अलग किया है, तो आप भी उसको अलग अलग ही करें। अप्राप्त व्यय के संबंध में संरक्षक शब्द का उपयोग किया गया है और पागल या जड़ का सुपुर्ददार या अन्य विधिक प्रबंधक आता है। यानी अप्राप्त व्यय के संबंध में जो प्रतिनिधि होगा, आपने एक तो आप ऐसे कर लेंगे संरक्षक, है ना, विधिक प्रतिनिधि या विधिक प्रबंधक, ये सब कर लेंगे, ये कॉमन सेंस की बात है कि आप सब, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अलग अलग डिफाइन किया है। अगर ये डीपली क्वेश्चन पूछते हैं तो ये कह सकते हैं कि अप्राप्त व्यय व्यक्ति के, माइनर पर्सन के संबंध में रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने संरक्षक नाम दिया और विधिक प्रबंधक अलग किया है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर आप संरक्षक उसके लिए याद करें, विधिक प्रबंधक पागल और जड़ के लिए याद करें कि उसके लिए क्या करना है, सुपुर्ददार या विधिक प्रबंधक। तो ये दो शब्द ये अलग अलग करके चलें, ठीक है। अब आता है चैप्टर 2 रजिस्ट्रीकरण स्थापन के संबंध में। सारे चैप्टरों के तुम्हें नाम याद होने चाहिए, याद रखना, सारे चैप्टर के नाम याद होने चाहिए। अभी जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वन लाइन फैक्ट में, उस पर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे चैप्टर, उसके साथ में इस चैप्टर में किस सेक्शन से किस सेक्शन तक आया है। और इसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आप अपने बेयर एक्ट पर ये मेंशन कर लें कि ये एक चैप्टर में किस सेक्शन से किस सेक्शन तक आए हैं, ये मेंशन कर लें, कुछ भी पूछा जा सकता है। रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, तो ठीक है, इसमें अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि जैसे हमने बात की थी जिला और उपजिला, तो जो रजिस्ट्रार पीएससी के थ्रू हमारी अपॉइंटमेंट होती है, रजिस्ट्रार की, उप रजिस्ट्रार की बड़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है ना, लक्ष्मी पुत्र माना जाता है रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार को, आप लोग जानते ही होंगे। तो पीएससी के थ्रू ये अपॉइंट होते हैं। एमपी, अपन अब यहाँ की बात करें तो एमपी पीएससी के थ्रू, तो इसका पूरा सिस्टम है, पीएससी के थ्रू अपॉइंट होते हैं। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पीएससी आ गई वहाँ कौन आ गया, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट, इनकी नियुक्ति और स्थापना सब कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। जिले और उपजिले विभाजित कौन करेगा, ये कॉमन सेंस है ना, इसमें सारे ओटी यही आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें कौन से अधिकारी होते हैं इसको बात कर लें। अगर हम कहते हैं जिला और उपजिला, जो हमने डेफिनेशन की थी, तो नो डाउट जिले में एक रजिस्ट्रार होगा और उपजिले में एक सब रजिस्ट्रार होगा, जो कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। और इनके कंट्रोलिंग के लिए एक महानिरीक्षक होगा। तो कितने लोग आ गए इस पूरे कॉन्सेप्ट में, स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखना है, महानिरीक्षक ध्यान रखना है, रजिस्ट्रार ध्यान रखना है और सब रजिस्ट्रार ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं। राज्य सरकार अपने अध्ययन राज्य क्षेत्रों के लिए एक ऑफिसर को रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक नियुक्त करेगी। तो यहां पर एक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक होगा, ठीक है ना। और सब क्लॉज 2 कहता है इसका, कोई भी महानिरीक्षक साथ साथ सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण कर सकेगा। इसका मतलब क्या निकला मालूम है, ये महानिरीक्षक है, वो केवल महानिरीक्षक नहीं होता है, कोई ये किसी और पद का व्यक्ति होगा। ये नहीं कहेंगे कि महानिरीक्षक कोई और पद धारण कर सकेगा, थोड़ा अलग तरीके से समझें कि ये कोई और पद का व्यक्ति है जिसको हमने महानिरीक्षक भी बना दिया है। तो ये राज्य सरकार में एक होता है, बात खत्म। इसका अपॉइंटमेंट होता है सेक्शन 3 में, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक। इसके क्या कार्य हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस अपॉइंट कौन करेगी, राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करेगी। ये सेक्शन 4 रिपील्ड है, ठीक है ना। ये कब रिपील्ड हुई, 1937 में, ये देख लेना। फिर आती है जिले और उपजिले, जैसे कि हम डेफिनेशन क्लॉज में बात कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें कौन करेगा, नो डाउट स्टेट गवर्नमेंट। उसके अधिकारियों के अपॉइंटमेंट कौन करेगा, नो डाउट स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिले और उपजिले बनाएगी, ठीक है, बस इतना सा करना है। कौन बनाएगा, राज्य सरकार, ठीक।
इसमें सेक्शन 5 में इतनी सी लाइन करनी है, मैं बाकी नहीं पढ़ना। सेक्शन 6 रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, तो ये कौन अपॉइंट करेगा? राज्य सरकार, चाहे वो लोक ऑफिसर हो या ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चाहे वो लोक ऑफिसर हो या ना हो। वैसे तो बड़ा सीधा सिस्टम है कि आप पीएससी के थ्रू ये लोग सेलेक्ट होते हैं और उन्हीं को ये पद दिए जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास राइट है, वो किसी भी व्यक्ति को बना सकती है। उन्होंने कह दिया उनका पब्लिक सर्वेंट होना आवश्यक नहीं है। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हाँ ये आवश्यक नहीं है, पब्लिक सर्वेंट होना आवश्यक नहीं है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। बस राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को जो लोक ऑफिसर हो या ना हो रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी। रजिस्ट्रार और सेक्शन 7 रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के कार्यालय, तो राज्य सरकार हर जिले में एक कार्यालय की स्थापना करेगी जिसका नाम रजिस्ट्रार कार्यालय होगा, और हर उप जिलों के कार्यालयों की स्थापना करेगी जिसका नाम उप रजिस्ट्रार कार्यालय या जिनके नाम संयुक्त उप रजिस्ट्रार के कार्यालय होंगे। अगर उन्होंने अलग अलग जगह पर कार्यालय स्थापित किए हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? उप रजिस्ट्रार कार्यालय। और अगर एक ही बिल्डिंग में उन्होंने स्थापित कर दिए हैं, है ना, जहाँ के एक एक कमरे में अलग अलग रजिस्ट्रार बैठे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जॉइंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस। सेक्शन 2 का प्रोविजो पढ़ लें। परंतु ऐसा कोई भी प्राधिकरण किसी उप रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के अधीन स्वयं अपने द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिए समर्थ नहीं बनाएगी। तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, कोई भी व्यक्ति अपने आदेश को रिव्यू के अलावा चेंज नहीं कर सकता। तो अपने आदेश का कोई भी जो है अपील नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें। 8 रजिस्ट्रार कार्यालयों के निरीक्षक, तो राज्य सरकार ऐसे ऑफिसरों को नियुक्त करेगी जो रजिस्ट्रार कार्यालय के लिए निरीक्षक कहलाएंगे। ठीक है। और सब सेक्शन 2 कहती है हर ऐसा निरीक्षक महानिरीक्षक के अधीन होगा। तो सेक्शन 8 में हमें क्या बताया गया है? रजिस्ट्रार कार्यालयों को निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए एक अधिकारी अपॉइंट किया जाएगा जो राज्य सरकार करेगी, और ऐसा अधिकारी किसके अधीनस्थ होगा? बस महानिरीक्षक। ये ऑब्जेक्टिव में करते चले जाएं। सैनिक छावनियों वाला क्लॉज सेक्शन 9 रिपील्ड हो चुका है। तो अभी तक हमने 2 सेक्शन पढ़ लिए जो रिपील्ड हो चुके हैं, सेक्शन 4 और सेक्शन 9। सैनिक छावनियों वाला अच्छा है, सैनिक छावनी शब्द अच्छा लगता है देखने में, तो आप इसको देखें, इससे ओटी बन सकता है। 10 रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति या पद में रिक्ति। ठीक है। अब मान लो किसी कंडीशन में रजिस्ट्रार अपने पद पर नहीं है, अनुपस्थित है या पद में रिक्त है, तो क्या करेंगे? जबकि कोई रजिस्ट्रार जिले का रजिस्ट्रार नहीं है जिसके अंतर्गत कोई प्रेसिडेंसी नगर आता है, अपने जिले में कर्तव्यरूढ़ होने से अन्यथा अनुपस्थित हो या जबकि उसका पद अस्थायी रूप से रिक्त हो। तो रजिस्ट्रार की बात करें, अगर रजिस्ट्रार नहीं है तो उस वक्त क्या करोगे? या तो अपॉइंट नहीं है, या अभी वो चला गया, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसी स्थिति में तब कोई भी व्यक्ति जिसे महानिरीक्षक इस निमित्त नियुक्त करे या ऐसी नियुक्ति के अभाव में जिला न्यायालय का न्यायाधीश जिसका अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत रजिस्ट्रार कार्यालय स्थित है, ऐसी अनुपस्थिति के दौरान जब तक राज्य सरकार रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं कर देती, रजिस्ट्रार होगा। तो कौन होगा? महानिरीक्षक जिसको नियुक्त करे, या कौन नियुक्त करेगा? या ऐसी नियुक्ति के अभाव में जिला न्यायालय का न्यायाधीश। तो जिला न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपॉइंट नहीं कर रहा है, वो खुद ही होगा, है ना। ये इस बात को ध्यान रखना, जो महानिरीक्षक है वो अपॉइंट कर देगा किसी व्यक्ति को, और अगर वो अपॉइंट नहीं करता है तो जिला न्यायालय का न्यायाधीश वहाँ का रजिस्ट्रार माना जाएगा। ठीक है ना। चलें, क्लॉज 2 छोड़ दें। क्लॉज 3 अपने जिले में कर्तव्यरूढ़ होने के कारण रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति। ठीक है। यहां पर यह बता रहे हैं कि जबकि कोई रजिस्ट्रार अपने जिले में कर्तव्यरूढ़ होने के कारण अपने कार्यकाल में अनुपस्थित है, तब वह अपने जिले के किसी भी उप रजिस्ट्रार को। तो कुल मिलाकर यहां पर देखें, एक मज़ेदार बात आप इसमें देखें, जब आप कहते हैं रजिस्ट्रार कार्यालय और उप रजिस्ट्रार कार्यालय, तो थोड़ा सा इसको समझकर चलें कि ये एक पूरा जिला है, इसको आपने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। और सबके लिए आपने क्या बिठा दिया? एक सब रजिस्ट्रार। ठीक है, यहाँ पर तो टेक्निकली यहाँ पर जो काम कर रहा है ना, वो सब रजिस्ट्रार ही कर रहा है,
और रजिस्ट्रार भी होगा, क्योंकि उप जिले अगर आपने बना दिए और आपने मान लो ग्वालियर क्षेत्र है, ग्वालियर 3 भागों में डिवाइड है, आप लोगों को पता ही होगा, लश्कर, मुरार, ग्वालियर। तो ऐसी स्थिति में जो ग्वालियर का क्षेत्र है उसमें एक सब रजिस्ट्रार बैठा है और यहाँ पर भी सब रजिस्ट्रार है, यहाँ पर भी सब रजिस्ट्रार है। तो देखने वाली बात है कि जो रजिस्ट्रार होगा वो भी किसी उप जिले का ही रजिस्ट्रार होगा, यानी कि वो काम किसका कर रहा होगा, उप रजिस्ट्रार का, सब रजिस्ट्रार का। क्योंकि जब आपने पूरे ज़िले को सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट बची कहाँ, आप इसमें से कौन सा कहेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट है, बाकी सारी की सारी सब डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कौन होगा, किसी न किसी उप जिले का उप रजिस्ट्रार के तौर पर वो कार्य कर रहा होगा। इस सेक्शन को पढ़ने के लिए जानना जरूरी था। अब इसका क्या होगा, मान लो कि वो अपने ज़िले में नहीं है किसी कारण से, यानी कि अपने सब जिले में नहीं, तो वो क्या करेगा, किसी अन्य सब रजिस्ट्रार को ये कहेगा भी तुम मेरा काम भी देख लो, सिंपल थिंग। तो ये रजिस्ट्रार ही बता देगा, इसके लिए हमें महानिरीक्षक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, रजिस्ट्रार ही बता देगा। अगर रजिस्ट्रार है ही नहीं तो हम सेक्शन 10 में महानिरीक्षक बताएगा कि ऐसा काम कौन करेगा। लेकिन यदि रजिस्ट्रार कहीं जा रहा है, रजिस्ट्रार दूसरी जगह बिजी है, तो सेक्शन 11 में वो उप रजिस्ट्रार या अन्य व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा कि तुम मेरा काम देख लेना, सिंपल थिंग। सेक्शन 12, उप रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति या उसके पद में रिक्ति। अभी रजिस्ट्रार नहीं था, सेक्शन देखो सेक्शन 10 में 10, 11, 12 को इस तरीके से देखें कि सेक्शन 10 में समझो कि रजिस्ट्रार था ही नहीं, तो वहाँ पर कौन आ गए, या तो जिला न्यायालय का न्यायाधीश आ गया या महानिरीक्षक ने किसी अन्य को अपॉइंट कर दिया। सेक्शन 11 में है तो, लेकिन वो कहीं और बिजी या अनुपस्थित है अस्थायी तौर पर, तो वो कहेगा भी मेरा काम कोई उप रजिस्ट्रार देख लेगा या कोई अन्य व्यक्ति देख लेगा। अब सेक्शन 12 कह रही है कि रजिस्ट्रार तो है, उप रजिस्ट्रार गायब है, वो बीमार हो गया। तो अगर उप रजिस्ट्रार गायब है तो इसमें एक लाइन दी गई है बीच में, तब कोई भी व्यक्ति जिसे उस जिले का रजिस्ट्रार इस निमित्त नियुक्त करे उप रजिस्ट्रार होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कौन अपॉइंट करेगा उसको, रजिस्ट्रार अपॉइंट कर लेगा। तो सेक्शन 10, 11, 12 इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 चीज़ों से रिलेटेड है। अनुपस्थिति में सेक्शन 10 में रजिस्ट्रार है नहीं तो क्या होगा, सेक्शन 11 में रजिस्ट्रार है लेकिन कार्य करने के लिए असमर्थ है, नहीं आ रहा है ना, छुट्टी पर है या कहीं और बिजी है, तो फिर वो किसी उप रजिस्ट्रार या अन्य व्यक्ति को अपनी जगह अपॉइंट कर देगा। और यदि कोई सेक्शन 12 में यदि कोई उप रजिस्ट्रार गायब है किसी भी कारण से, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जगह रजिस्ट्रार अपॉइंट कर देगा। तो सेक्शन 10, 11, 12 इससे रिलेटेड है, ध्यान में रखना। थर्टीन 10, 11, 12 के अधीन नियुक्तियों की राज्य सरकार को रिपोर्ट। आ गई वही बात, हम सेक्शन 10, 11, 12 में ही बात कर रहे थे कि ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि राज्य सरकार ने जो अपॉइंटमेंट किया है। इसके अलावा यदि हमें, चूंकि सारे अपॉइंटमेंट कौन कर रही थी, राज्य सरकार, है ना, राज्य सरकार कर रही थी ना, जैसे सेक्शन 7 में कर रही थी रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार के कार्यालय, ये सेक्शन 6 भी बताया गया है। तो यहाँ पर काम किसका था, राज्य सरकार का। लेकिन आपने क्या किया, 10, 11, 12 में या तो महानिरीक्षक या रजिस्ट्रार या फिर रजिस्ट्रार, इनके द्वारा लोग अपॉइंट किए गए। तो चूंकि ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, अगर आप 10, 11, 12 में ऐसा कर भी देते हो तो सेक्शन 13 में इसकी रिपोर्ट, तो अपन पढ़ते हैं इसको, धारा 11, 12, धारा 10, 11, 12 के अधीन की गई सब नियुक्तियों की रिपोर्ट महानिरीक्षक द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी। तो रिपोर्ट कौन देगा, महानिरीक्षक, ठीक है ना। ऐसी रिपोर्ट या तो विशेष होगी या साधारण, जैसी हो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। ये याद कर लेना, विशेष या साधारण रिपोर्ट हो सकती है। विशेष क्या है, साधारण क्या है, वो हमारे काम की बात नहीं है। ऑब्जेक्ट पे आ सकता है, वो विशेष होगी या सादा होगी, इससे ओटी बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट 14 रजिस्ट्रीकरण करने वाले कार्यालय के लिए स्थापन। तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन विभिन्न कार्यालयों के लिए उचित स्थापन अनुज्ञात करेगी। टाइटल वाइज कर लें। 15 रजिस्ट्रीकरण करने वाले ऑफिसरों की मुद्रा। तो विभिन्न रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार ऐसी मुद्रा का उपयोग करेंगे जिस पर अंग्रेजी में और ऐसी अन्य भाषा में जिन्हें राज्य सरकार निर्दिष्ट करे निम्नलिखित उत्कीर्ण होगा। क्या उत्कीर्ण होगा, डैश 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 के रजिस्ट्रार की या उप रजिस्ट्रार की मुद्रा, ये भी उस पर मेंशन होगा।
तो मुद्रा कैसी होगी, या तो इंग्लिश में होगी, यार ये एसी ऑन कर दो, या तो इंग्लिश में होगी या फिर ऐसी लैंग्वेज में होगी जो राज्य सरकार बताए, यानी कि इंग्लिश में हो सकती है और ऐसी लैंग्वेज में होगी राज्य सरकार बताए। इसका मतलब है अब मान लो तमिलनाडु राज्य है, केरला है, तो यहाँ पर हिंदी तो चलेगी नहीं, तो वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज चलती होगी या उसमें हो सकती है। उस पर क्या मेंशन होगा, डैश डैश डैश, यानी कि नाम होगा जगह का, कि रजिस्ट्रार की या उप रजिस्ट्रार की मुद्रा। तो इंग्लिश में भी हो सकती है, इंग्लिश में होगी तो मच बेटर, तो डिस्प्यूट ही खत्म हो जाएगा। अब रजिस्ट्रीकरण पुस्तकें और अग्निशह पेटी, तो देख लेते हैं। तो अपनी अपनी राज्य सरकार हर रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय के लिए पुस्तकें रखेंगी। कौन सी पुस्तकें होती हैं, अब तो सब डिजिटल हो गया है, तो पुस्तकों का मैटर ही खत्म हो गया। फिर करते हैं 2, ऐसे उपबंध पुस्तकों में प्रारूप में अंतर्विष्ट होंगे जो महानिरीक्षक ने राज्य सरकार की मंजूरी से समय समय पर मुद्रित किए हैं। बस इतनी सी लाइन करनी है ना। हर पुस्तक का एक पृष्ठांकन होगा, सीरियल होगा, तो उसमें उस राज्य सरकार पुस्तक रखवाई, पुस्तक में क्या क्या मेंशन होगा ये महानिरीक्षक बताएगा, किस सीरियल में किस सीक्वेंस में होगा महानिरीक्षक डिसाइड करेगा राज्य सरकार के अनुमोदन से। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। 16 पुस्तकों का कंप्यूटर, फ्लॉपियों और डिस्कों इत्यादि में रखा जाना। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे सब डिजिटल हो चुका है, तो अब पुस्तकों का काम खत्म हो चुका है। पहले पुस्तकें रखी जाती थी, अब वो सब उन्होंने क्या कर दी, सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना दी उन्होंने, एक तरीके से डिजिटल कर दिए, फ्लॉपी डिस्क यानी कंप्यूटराइज्ड कर दिया। तो अब वो पुस्तकें वैसे रखी जाएंगी। चलें, अब हमारा जो मेन सेक्शन है चैप्टर 3, अभी तक हम जो चैप्टर 2 में पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 में हमने ओवरऑल क्या किया, रजिस्ट्रार कार्यालयों की स्थापना की, उसमें अधिकारी बताए कैसे कैसे काम होगा, कौन सी पुस्तकों में रखेंगे, ये सब हमने कर लिया। अब रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना हो गई, उसमें अधिकारी आ गए हैं, तो अपन रजिस्ट्री कर लेते हैं। तो रजिस्ट्री करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि रजिस्ट्री किन डॉक्यूमेंट की करेंगे। तो पहला ही सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 17, जो 2 उसमें बताया गया है कि किन डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री होगी और किन की नहीं होगी, और किन की ऑप्शनल होगी, ये हमें सेक्शन 18 में बताया गया है। ठीक है, तो ये जानने से पहले अपन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है 2 चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, सेक्शन 10 पैरा 2 में, या किसी अन्य एक्ट में बताया गया है कि ये रजिस्टर्ड होगा ये डॉक्यूमेंट, तो वो रजिस्टर्ड होगा, फिर उसमें कोई क्लॉज नहीं लगेगा, कोई किंतु परंतु नहीं। अगर उन्होंने कह दिया भाई हमें रजिस्टर्ड कराना है तो कराना है, एक्ट में लिखा है, बात खत्म। दूसरा, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मोस्टली जो डॉक्यूमेंट जो तैयार होते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे बिल है, तो बिल की अपने को रजिस्ट्रीकरण की ज़रूरत नहीं है, बिल दोनों ही नोटरी भी हो सकती है, रजिस्टर्ड भी हो सकती है। पक्की बिल लेकिन रजिस्टर्ड मानी जाती है, चाहे तो आप कराएं चाहे तो ना कराएं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं निर्वसितीय दस्तावेज की, जो बिल नहीं है। तो ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसके लिए टीपी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। टीपी के कॉन्सेप्ट पता होने के लिए आपको 3-4 सेक्शनों को फोकस करना है। कौन सी सेक्शन हो सकती हैं वो? नो, 54 पैरा 1 और 2 ओनली, 54 की बात नहीं करेंगे। 54 पैरा 1 और 2, सेक्शन 59, सेक्शन 107, सेक्शन 123। ठीक है, इन 4 सेक्शनों पे अगर आप फोकस करेंगे, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के इंट्रोडक्शन में भी दी गई हैं, सेक्शन 4 में भी मेंशन की गई हैं, हर जगह मेंशन की गई हैं, वो रजिस्ट्रीकरण से संबंधित ही हैं। तो इसमें बताया गया है कब डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर अपन सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 59, वो 54 पैरा 1 और 2, तो रजिस्टर 2 और 3 चले, हाँ वेरी गुड। तो वो कब रजिस्टर्ड होगा? वो रजिस्टर्ड होगा यदि 100 रुपये या उससे अधिक की मूल्य की स्थावर संपत्ति का विक्रय है, या फिर कोई ऐसी संपत्ति है, भले ही वो 100 रुपये से कम की क्यों ना हो, जो इंटेंजिबल हो, यानी अमूर्त संपत्ति हो, जो दिखाई नहीं देती है। जैसे मछली पकड़ने का अधिकार दिखाई नहीं देता, या दिखाई देता है? इजमेंट राइट दिखाई, इजमेंट राइट का तो नहीं होता, वो तो स्थावर संपत्ति के साथ में चलता। तो कोई भी राइट जो दिखाई नहीं देता, तो वो रजिस्टर्ड होगा। या 100 रुपये उससे अधिक के मूल्य की जो स्थावर संपत्ति, वो रजिस्टर्ड होगा। मॉर्गेज में सिंपल मॉर्गेज हमेशा रजिस्टर्ड होगा, ये बात अलग है कि अटेस्टेड भी होगा, सिंपल मॉर्गेज हमेशा रजिस्टर्ड होगा। और बाकी एक जो मॉर्गेज है हमारा, जो है ना डीड वाला, है ना,
वो रजिस्टर्ड किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, चाहे वो कितने का भी हो टाइटल डीड वाला। फिर बाकी के जो वो हैं मॉर्गेज, वो 100 रुपये से अधिक की सम या उससे अधिक के हैं तो वो रजिस्टर्ड होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। लीज यदि मंथली है तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगी, ईयरली है तो रजिस्टर्ड होगी, ठीक है ना। वो लीज से मतलब यहाँ किराएदारी वगैरह सब आ जाएगा, चाहे आप पट्टा दे दें टीपी में या एकोमोडेशन में आप किराएदारी दे दें तो वो रजिस्टर्ड होगी, उतना नहीं होगी। नेक्स्ट फिर आ जाती है गिफ्ट की। गिफ्ट यदि मूवेबल प्रॉपर्टी की है तो रजिस्टर्ड नहीं होगी, चाहे जितनी कीमत की हो। और यदि गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी की है तो अगर वो 50 रुपये की भी संपत्ति है तो वो रजिस्टर्ड होगी। सिंपल थिंग, इतना दिमाग में है तो कुछ ओटी तो तुम्हारे यहाँ पर सही हो जाएंगे जो कॉन्सेप्चुअल लगाए जा सकते हैं। बाकी फिर और क्या रजिस्टर्ड होता है, जैसे डिक्री वगैरह की जो कॉपी होती है, अपील वगैरह, वो भी रजिस्टर्ड होगी। क्यों रजिस्टर्ड होगी ये बता दूं मैं आपको। जैसे ए ने बी के खिलाफ एक केस फाइल किया, ए की प्रॉपर्टी है, पहले अपन कुछ कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं वो अपने को मिल जाएंगी। तो आधा सेक्शन तो हमारा ऐसे ही कवर हो जाएगा, है ना। ये बी इस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, ए इस पर केस फाइल करता है टाइटल डिक्लेरेशन का सेक्शन 34 SRA, ठीक है ना। टाइटल डिक्लेरेशन के लिए ए केस फाइल करता है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे इसका मालिक घोषित किया जाए, मुझे उसका पोजीशन भी दिया जाए। अब ये फिलहाल किसी भी कारण से ये प्रॉपर्टी बी के नाम रजिस्टर्ड है, किसी भी अधिकार में रजिस्टर, हम तो कहते हैं लीज के नाम रजिस्टर्ड है, लीज है, किसी भी प्रकार का कुछ भी रजिस्ट्रेशन है। तो अब मान लो न्यायालय ने ए के फेवर में डिक्री पारित कर दी, ठीक है ना, और ए ने क्या किया, उसका नामांकन करा लिया, नामांतरण करा लिया अपने नाम से। रजिस्ट्रार कार्यालय को तो नहीं पता ना अभी तक। तो अगर इस तरीके की डिक्री आपके फेवर में दी गई तो इस डिक्री को भी आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप नहीं कराएंगे तो रजिस्ट्रार कार्यालय को पता नहीं पड़ेगा। तो यदि कोर्ट के माध्यम से आपको कोई राइट मिलता है तो उसको भी आपको रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट और रजिस्ट्रार कार्यालय दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं कि कोर्ट में जो डिक्री दी जाती है उस कोर्ट उसकी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार कार्यालय को देता है। तो कोर्ट के माध्यम से जो आपको डिसीजन दिए जाते हैं, और वो ऐसे हैं कि अगर वो नॉर्मल कंडीशन होती, मान लो सेल है ना, विक्रय से बंधक की संपत्ति आपने प्राप्त कर ली, गिफ्ट की कोई प्रॉपर्टी तो वो आपने प्राप्त कर ली, और वो टीपी के कॉन्सेप्ट में सेक्शन वही 54 पैरा 23 है ना, 59, 107, 123 में रजिस्टर्ड होने लायक है, तो आप उसको नो डाउट रजिस्टर्ड कराएं, भले ही वो कोर्ट का डिसीजन क्यों ना हो, क्योंकि रजिस्ट्रार कार्यालय को नहीं पता, और नहीं कराते तो आपके साथ में इन फ्यूचर धोखा हो सकता है। कोई और अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेगा और आप कहेंगे कि ये तो कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन दिया था। तो चलो, ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हो गई। अब हम किताब में पढ़ लेते हैं, इससे हमें याद करने में आसानी होगी इस कॉमन सेंस से। तो पहली लाइन कहती है सेक्शन 17 की निम्नलिखित दस्तावेजों की रजिस्ट्री करनी होगी। तो इसमें हम केवल उन डॉक्यूमेंट की बात करेंगे जिनके संबंध में ऑब्जेक्टिव आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ठीक है, ये जो एक्ट दिए हैं पूरा पैरा इसको छोड़ दें, हम तो डायरेक्ट उन पर जाएं। स्थावर संपत्ति के दान की लिखित, स्थावर संपत्ति के दान की लिखित यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 123, हमने अभी बात की थी। मूवेबल प्रॉपर्टी होगी गिफ्ट की तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन इमूवेबल का होता है। बी, अन्य निर्वसित लिखित जिससे तात्पर्य हो या जिसका प्रवर्तन ऐसा हो कि वे स्थावर संपत्ति पर या स्थावर संपत्ति में 100 रुपये या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित हो। तो कुल मिलाकर बात ये आ गई, ये इन्होंने ओवरऑल ये वाली बात बोल दी, हम केवल सेल की बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कह दी 100 रुपये या उससे अधिक की कोई भी ऐसी संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी है या उसका कोई भी राइट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब वो इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, डेप्ट हो सकती है, राइट टू इंजॉयमेंट हो सकता है, उससे जुड़े हुए राइट हो सकते हैं, है ना। तो कुछ भी ऐसा है जो 100 रुपये या उससे अधिक की मूल्य की संपत्ति का जो राइट है आपने ट्रांसफ़र किया है, वो सब आप रजिस्टर्ड कराएंगे। ठीक, इन्होंने केवल सेल की बात नहीं की, इससे थोड़ा सेल से भी ऊपर निकल गए। अब यहाँ पर ये बात बड़ी मज़ेदार है कि वो इंटरेस्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, वो वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए या कंटिजेंट इंटरेस्ट होना चाहिए। नहीं, दोनों हो सकते हैं। वेस्टेड कैसी बात कर रही हो, वेस्टेड तो होनी होनी चाहिए। प्रश्न ये है कि कंटिजेंट इंटरेस्ट की भी बात कर रहे हैं ना, समाजश्रित हित की बात कर रहे हैं, नहीं बताया गया ना, कहाँ बताया गया है टीपी में 19 और 21 में, है ना। तो वो सारे के सारे
वो सब कराए जाएंगे, क्योंकि यदि कंटिजेंट इंटरेस्ट को आप सपोज कि वो शर्त पूरी हो गई जिससे कंटिजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या फिर उसके बाद रजिस्टर्ड कराएंगे? हो सकता है उसके बाद जिसको उसमें नुकसान हो रहा है वो कहे कि नहीं ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था क्योंकि आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो आप कंटिजेंट इंटरेस्ट को भी रजिस्टर्ड कराएंगे। बस बात इतनी सी है कि वो स्थावर संपत्ति से रिलेटेड हो और 100 रुपये या अधिक के मूल्य की संपत्ति हो। तो ये लाइन यहाँ पर आप देख लें, समनुदेशी परिसीमित निर्वापित करता है, वर्तमान हो या भविष्य की कोई भी संपत्ति सब रजिस्टर्ड कराएंगे, ठीक है ना। क्या चलें नेक्स्ट, निर्वसीयत लिखित जो ऐसी किसी अधिकार, हक या हित के सृजन, घोषणा, समनुदेशन, परिसीमन, निर्वापन के लिए लेख के प्रतिफल की, ठीक है छोड़ दें इसको, कोई मतलब नहीं है। डी आ जाएं, केवल वो करेंगे जो महत्वपूर्ण है। वर्षानुवर्षीय 1 वर्ष से अधिक का पट्टा या भाटक आरक्षित, सेक्शन 107 टीपी एक्ट लग गई यहाँ पर, ठीक है ना, एज इट इज है तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, छोड़ें इसको। ई क्लॉज जो न्यायालय के किसी डिक्री या आदेश की, ठीक है, ये वही वाली बात आ गई जिसमें न्यायालय का डिक्री आदेश, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, उसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये लग जाएगा, न्यायालय के डिक्री आदेश। तो न्यायालय डिक्री के आदेश की हर कॉपी को आपको रजिस्टर्ड नहीं कराना है, केवल उनको रजिस्टर्ड कराना है जो नॉर्मली अगर होती तो रजिस्टर्ड करानी पड़ती, यानी कि 100 रुपये या उससे अधिक के मूल्य की संपत्ति लीज के फेवर में दिया है, तो लीज यदि ईयरली हो या ईयरली रेंट लिया जाता है तो वो केवल वो कॉपियाँ जो को न्यायालय के ऐसे डिसीजन, डिक्री आदेश के ऐसे जो डिसीजन हैं जो वैसे अगर नॉर्मली भी आप करते तो रजिस्टर्ड कराने हो तो केवल वो वाले, ठीक है ना। यदि न्यायालय डिक्री देता है कि साहब ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है एक जिसके लिए आप केस फाइल कर रहे हैं, ठीक है, वो हम आपके फेवर में ए ने बी के खिलाफ मूवेबल प्रॉपर्टी की प्राप्ति के लिए जो उसको गिफ्ट में मिली थी उसके लिए केस फाइल किया, तो मूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट पर रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं होता, ठीक है ना। तो वहाँ पर न्यायालय की डिक्री दिए जाने के बावजूद भी वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं कराया जाएगा उस अधिकार को। बाकी ये जो इतना बड़ा पैरा उसमें वही वाली चीज़ें लिखी हैं, 100 रुपये, वर्तमान भविष्य की संपत्ति, वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटिजेंट इंटरेस्ट, यही सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट, राज्य सरकार ऐसे पट्टों की बात कर रही जिनके द्वारा 5 वर्ष से अधिक से अनधिक के हैं। कुल मिलाकर ये जो प्रोविजो है वो ये बताना चाह रहा है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड किए जाने चाहिए सेक्शन 17 में जो अभी तक हमने बताए हैं उनमें से 2 चीज़ों को छूट प्रदान कर सकती है कि इनके रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है। वो ये कह रही है 5 वर्ष से अनधिक अवधि का पट्टा, ठीक है ना, या फिर 50 रुपये से आरक्षित, ऐसा जिनके द्वारा आरक्षित भाटक 50 रुपये से अनधिक है। तो 5 वर्ष से कम अवधि का ऐसा पट्टा जिसके लिए जो भाटक है वो 50 रुपये से अधिक नहीं है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। उनको राज्य सरकार कह सकती है कि इसको, इस लीज को रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जो पट्टे की अवधि है वो 5 वर्ष से कम की हो, उससे अधिक नहीं हो, और उसके ऊपर भी उस पर जो रेंट है वार्षिक भाटक ना कि मंथली, ईयरली रेंट कितना है 50 रुपये से अधिक नहीं है। तो राज्य सरकार कहेगी ये इतना बड़ा लीज नहीं है जिसके लिए हम इसको रजिस्टर्ड कराएं, आप इसको बिना रजिस्टर्ड के भी, रजिस्ट्रेशन के भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्लॉज है, ओटी बनने लायक है, कर लें। नेक्स्ट, सेक्शन 53 ए की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं सेक्शन 53 टीपी एक्ट की सेक्शन 53 ए है ना, लिस्ट पेंडेंसी क्या है, सॉरी पार्ट परफॉर्मेंस है ना। तो पार्ट परफॉर्मेंस की अगर अपन बात करते तो ये कहते हैं पार्ट परफॉर्मेंस के प्रयोजनों के लिए किसी अचल संपत्ति को प्रतिफल के लिए हस्तांतरण करने वाली संविधाओं को समाविष्ट करने वाले दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। यानी पार्ट परफॉर्मेंस में जो आप डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसके माध्यम से आपने पार्ट परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर्ड होंगे। केवल इतना पढ़ें, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सेक्शन 2 जो है इसका वो ये बताता है कि किन डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है लागू नहीं होगी, तो लागू नहीं होगी उसको अंडर राउंड करें ना कि अंडर लाइन, दिखना चाहिए कि यहाँ से नेगेटिव सेंस में ये सेक्शन 17 आ गया। तो इसमें से भी हम कुछ मेंशन करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो
समझौता विलेख, यदि आपके बीच में कोई समझौता हुआ है तो उसको रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है क्लॉज 7, सरकार द्वारा स्थावर संपत्ति के किसी भी अनुदान को, अगर सरकार आपको कोई ग्रांट प्रदान करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसको नहीं कराना। 8 क्लॉज है, किसी राजस्व ऑफिसर द्वारा किए गए विभाजन की किसी लिखत को, अगर राजस्व ऑफिसर ने कोई विभाजन किया है तो उसकी जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी उसको भी आपको रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी क्लॉज 11, बंधक विलेख पर किसी पृष्ठांकन को जिससे पूरे बंधक धन या उसके किसी भाग का संदाय अभिस्वीकृत किया गया है। एक्चुअल में लिमिटेशन एक्ट में आपने देखा होगा कि हम एक्नॉलेजमेंट करते हैं सेक्शन 18 में और 19 में, ठीक है ना, उसी टाइप से लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन एक्नॉलेजमेंट होता है। अगर आपने किसी व्यक्ति ने एडमिट कर लिया है, एक्नॉलेजमेंट में ले लिया है कि हाँ मेरे पर आपका ऋण आता है, क्या कह रहे हैं देखो दोबारा से पढ़ते हैं, बंधक विलेख पर किसी पृष्ठांकन को जिससे पूरे बंधक धन का, यहाँ से ध्यान ज़्यादा दें, जिससे पूरे बंधक धन या उसके किसी भाग का संदाय अभिस्वीकृत किया गया है। कोई व्यक्ति मॉर्गेजर ये कहता है कि हाँ मैंने आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है और मेरे द्वारा आपको ऋण दिया जाना बनता है, तो अगर आप इस प्रकार का कोई एक्नॉलेजमेंट करते हैं तो उसको रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं है। और बंधक के अधीन शोध धन के संदाय के लिए किसी अन्य किसी रसीद को, जबकि रसीद से बंधक का निर्वापन तात्पर्य ना हो, तो यदि आपने कोई रसीद वगैरह भी दी है तो उसको भी रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोई संदाय किया है, पेड किया है, यानी कि जो मॉर्गेजर है यदि वो एक्नॉलेजमेंट करता है तो उस एक्नॉलेजमेंट को, भले ही वो एक्नॉलेजमेंट कैसा होता है, सेक्शन 18 लिमिटेशन एक्ट, साइन, रिटर्न और साइन, तो यहाँ पर जो रिटर्न और साइन करके आप एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं उसको रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता ही नहीं है मॉर्गेजी द्वारा। और यदि मॉर्गेजी कोई रसीद देता है, जो आपने मॉर्गेजर ने उसको डेप्ट दिया है, उसकी कोई रसीद देता है जो आपने अपना डेप्ट पेड किया है, तो उस रसीद को रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 12, अब मान लो आपको नीलामी द्वारा संपत्ति बेची जाती है, सिविल या राजस्व ऑफिसर की नीलामी द्वारा आपको जो संपत्ति बेची जाती है तो उसमें आपको जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सीपीसी में हमने एग्जीक्यूशन में ऑर्डर 21 में प्रमाण पत्र पढ़ा है ना, प्रमाण पत्र जो दिया जाएगा आपको उसको रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता है। विक्रय प्रमाण पत्र ये जो ऑफिसर देता है ना, रिसीवर, बेसिकली रिसीवर यानी कि नीलामी करता ऑफिसर जो आपको प्रमाण पत्र देगा कि संपत्ति आपको विक्रय कर दी गई है, वो रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं है, फिर वो संपत्ति कितनी की क्यों ना हो। प्रमाण पत्र को ना कराएं, लेकिन जो संपत्ति आपको मिली है आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएं कि हमने नीलामी द्वारा ये संपत्ति खरीद ली है। क्लॉज 3, संतान के दत्तक ग्रहण के लिए जो प्राधिकार 1 जनवरी 1872 के पश्चात निष्पादित हो और वसीयत द्वारा प्रदत्त नहीं है, उनका भी रजिस्ट्रीकरण कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर 1872 के पश्चात कोई भी ऐसा दत्तक ग्रहण निष्पादित हुआ है उसको आप रजिस्टर्ड कराएं, ठीक है। तो ये आ गई हमारी सेक्शन 17। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 18 पर। तो सेक्शन 17 में जो हमने बातें बताई थी कि क्या क्या रजिस्टर्ड होगा, क्या क्या रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान दें। अपने ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो प्रोविज़न थे उसकी बात की है, और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रोविज़न ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है या जो उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन किया है उस पर लागू होते हैं, ठीक है। दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक है, ऑप्शनल। अब टीपी में भी अगर अपन चले जाते हैं तो इन्होंने कहा कि कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, जैसे 107 है ना, 123 में यही कहा गया कराना चाहे तो करा लें, ज़रूरत तो नहीं है। जैसे बिल है, रजिस्टर्ड कराना चाहे तो करा लें, नहीं तो नोटरी से भी काम चल जाएगा। तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं कि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट कौन से हो सकते हैं जबकि उसका कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। तो वही दान की लिखितों और बिलों से भिन्न, पहला वे लिखित जिनमें तात्पर्य हो तो कि जिनका प्रवर्तन ऐसा हो कि वे स्थावर संपत्ति पर या स्थावर संपत्ति में 100 रुपये से कम मूल्य का कोई अधिकार, वो ही सारे के सारे क्लॉज आ गए। ये किससे रिलेटेड आ गए, जहाँ टाइटल जा रहा है आपके पास, क्लॉज बी किससे रिलेटेड आ गया, क्लॉज सी देखें लीज से रिलेटेड आ गया। मुझे ठीक है, जो अपन ने सेक्शन 17 की थी उसके जस्ट अपोजिट कर लें, यानी कि जो 100 रुपये उससे अधिक की मूल्य की संपत्ति नहीं है उसका लीज है तो वो मंथली लीज है क्लॉज सी में,
तो इस प्रकार की जो डॉक्यूमेंट है वो ऑप्शनल रजिस्टर्ड किए जाएंगे, जो कि हम टीपी में ऑलरेडी पढ़ कर चलते हैं, तो इसको हमें डीपली करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें इसको। टाइटल जरूर याद रखें। 19, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा ना समझे जाने वाली भाषा में दस्तावेज। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि जब रजिस्ट्री की जाती है तो रजिस्ट्रार ऑफिसर को, रजिस्ट्रार को ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और अगर वो ऐसी लैंग्वेज में उसके सामने पेश कर दिया जाता है जिससे वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं जिस चीज़ की रजिस्ट्री कर रहा हूँ वो है क्या, पता पड़ा किसी ने उसी के प्लॉट को रजिस्टर्ड करा दिया, तो इसके लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया है। ये कहते हैं प्रयुक्त नहीं है, बीच से पढ़ रहा हूं मैं, तो जब तक कि उस जिले में सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में उसका सही अनुवाद और उसकी सही प्रति भी उसके साथ ना हो, वह उस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार करेगा। मैंडेटरी प्रोविजन है, नहीं करेगा, है ना। पता पड़ा ग्वालियर का किला और महल, वो नाम हो गए उसके, तो जब तक उसको क्लियर नहीं हो जाता सही ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के साथ में उसकी सही कॉपी भी उसके पास नहीं आ जाती है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। इनकार किया गया है, स्ट्रिक्टली इनकार किया गया है। 20, दस्तावेजें जिनमें अंतरालेखन, खाली स्थान, उद्घर्षण, परिवर्तन है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो रिक्त स्थान है, जैसे भी लीगल जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको रिक्त स्थानों को भरा नहीं जाता है, वो सब मेंशन, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर दें, कोई भी परिवर्तन कर दें, नहीं। तो इसके संबंध में क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस किसी दस्तावेज अंतरलेखन, खाली स्थान, उपघर्षण, परिवर्तन रजिस्ट्री के लिए प्रतिग्रहित करने से स्वविवेक से, उस दशा से स्वविवेक से, ये डिस्क्रिमिनरी पावर है, इनकार कर सकेगा जिसमें उस दस्तावेज का निष्पादन तथा दावेदारी करने वाले व्यक्ति ऐसे अंतरालेख, खाली स्थान, उद्घर्षण, परिवर्तन को अपने हस्ताक्षरों से या अध्यक्षरों से अधिप्रमाणित कर देते हैं। ठीक है, तो इनकार कर देगा जब तक कि वो क्या नहीं कर दें, जैसे उस पर अगर खाली स्थान है, बेसिकली क्या होता है जब कोई गलती हो जाती है, परिवर्तन किया जाता है, खाली स्थान है, तो उस पर जो पक्षकार हैं उनके साइन कर दिए जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आती है, इससे ये माना जाता है कि ये चीज़ इनकी नॉलेज में है, साइन कर दिए जाते हैं। जैसे किसी चेक पर अगर डेट गलत डल गई है तो आप उस पर साइन कर दें दूसरी डेट डालकर, तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं ना, जब तक वो नहीं कर दिए जाते तब तक वो इनकार कर सकेगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई एंट्री गलत हो जाती है, रिक्त स्थान गलती से हो गया, अब उसको आप दोबारा से परिवर्तन करें या जो रिक्त स्थान है उसको भरें, इससे बेटर ये होता है, वहाँ पर पार्टी क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी चल रहा है उस पर अपने मतलब छोटे छोटे शब्दों में, इतना स्पेस तो नहीं होता, तो छोटे शब्दों वहाँ पर साइन कर देते हैं। इससे ये माना जाता है कि इनकी एक्नॉलेजमेंट में है, इनकी जानकारी में ये चीज़ है कि ये रिक्त स्थान है, ये परिवर्तन है। ठीक है ना, और अगर वो उनके साइन करने का मतलब ये होता है कि वो उसको एडमिट कर रहे हैं कि यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट सही माना जाता है। नहीं तो रिक्त स्थान है, इसको भरने के लिए किसी भी व्यक्ति को परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने हिसाब से उसको भर लेगा। ठीक है, तो वहाँ पर उनको साइन करने पड़ेंगे। 21, संपत्ति का वर्णन और मानचित्र या रेखांक। तो संपत्ति का अगर प्रॉपर्टी है तो नो डाउट उसका पूरा पूरा वर्णन होना चाहिए। स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई भी निश्चित, मेरे ख्याल से इसमें डिटेल में ओटी में तो कुछ नहीं बनना है इसका, आप इसको इग्नोर करें। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें हर चीज़, मानचित्र, रेखा, कौन सी गली उसके सामने से जाती है, गली प्राइवेट है, सरकारी है, हर प्रकार की डिटेल उसमें होनी चाहिए। बस सेक्शन वाइज कर लें इसको। फिर चलते हैं 22, सरकारी मानचित्रों या सर्वेक्षण के निर्देशन द्वारा गृह और भूमि का वर्णन। तो ये कहते हैं जहाँ की राज्य सरकार की राय में यह साध्य है कि गृहों और भूमियों का वर्णन सरकारी मानचित्र या सर्वेक्षण के प्रति निर्देश से किया जा सकता है, वहाँ राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षा कर सकेगी कि पूर्वोक्त जैसे गृहों के भूमियों को धारा 22 के प्रयोग में वर्णित किया जाए। तो वहाँ पर यदि ये है कि सरकारी मानचित्र वगैरह से उसका वर्णन किया जा सकता है तो उसी से किया जाएगा, ऐसी अपेक्षा राज्य सरकार कर सकती है। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, बस इतना सा ध्यान, आप इनको जो बताया जा रहा है केवल उतना मेंशन कर लें, इससे ओटी आपका सही हो जाएगा। रजिस्ट्रार कार्यालय तो आपको देता नहीं है, आपके फेवर में कोई डिक्री की गई और आप उसको रजिस्टर